हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक साइंस क्लास 6 का पार्ट 2 समझाने जा रहा हूँ। हमने पार्ट 1 जूट के टॉपिक में खत्म किया था। अब हम पार्ट 2 एक्टिविटी 4 से चालू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों चलो अब हम पार्ट 2 समझते हैं। हमने पार्ट 1 जूट के टॉपिक पे खत्म किया था। अब हम पार्ट 2 एक्टिविटी 4 से चालू करेंगे। तो दोस्तों अब हम एक्टिविटी 4 को रीड करके समझते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ द अदर हैंड। अब इसमें हमें बताया गया है कि हमें एक हाथ में वूल को या फिर कॉटन को हमें जकड़ना है और उसे दबाना है। पिंच का मतलब होता है किसी चीज या फिर कोई इंसान को हर्ट करना, लेकिन हम कॉटन को तो हर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे दबाएंगे। हमें उसे दबाना है और उसे कुछ कॉटन को हमारे थंब पे रखना है। थंब और फोर फिंगर के बीच में रखना है। थंब होता है ये और फोर फिंगर होता है ये। फिर हमें ऐसे कर करके उसे ट्विस्ट करना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन while continuously twisting the fibers। अब हमें इसमें बताया गया है कि हमें उस कॉटन को थंब और फोर फिंगर के बीच में ट्विस्ट करना है धीरे धीरे, और लगातार हमें करते ही जाना है। जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, इसने एक हाथ में इन दो उंगलियों से पकड़ रखा है और इन दो उंगलियों से वो ट्विस्ट कर रहा है। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? कि आप यार्न बना सकते हैं। इस लाइन का ये मतलब है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पैराग्राफ समझ आया होगा। अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ पे। The process of making a yarn from fibers is called spinning। जो यार्न को बनाने का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं spinning। In this process, fibers from a mass of a cotton wool are drawn out and twisted। इस प्रोसेस में जो फाइबर्स होते हैं वो मास ऑफ कॉटन वूल बनाते हैं और ट्विस्ट करते हैं। This brings the fibers together to form a yarn। ये फाइबर्स को टुगेदर ब्रिंग करके एक यार्न फॉर्म करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वाला पैराग्राफ पूरा समझ आया होगा। अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ पे। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli। Another hand-operated device used for spinning is chakra। Use of chakra is popularized by Mahatma Gandhi as a part of the independence movement। अब एक ऐसा सिंपल डिवाइस जो पहले यूज होता था स्पिनिंग के लिए, वो हैंड स्पिंडल था। वो एक और नाम से जाना जाता था, उसका नाम है तकली। ये तकली की इमेज है दोस्तों। ये तकली पुराने जमाने में यूज होती थी। आजकल भी कुछ जगहों में यूज होती है। ये स्पिनिंग के लिए यूज होती है और इससे यहाँ पे कॉटन भरते हैं और यहाँ से निकालते हैं। अब दोस्तों
तकली तो हमने समझ लिया क्या होता है। अब तकली के जैसा पुराने जमाने में एक और डिवाइस यूज किया जाता था दोस्तों। ये वो डिवाइस है, इसका नाम है चक्रा। इसमें हम स्पिंडल और भी स्पिनिंग और भी आसानी से कर सकते हैं। ये चक्रा डिवाइस महात्मा गांधी से इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बनाया गया था और ये बहुत पॉपुलराइज किया गया था महात्मा गांधी जी के टाइम में। He encouraged people to wear clothes made by homespun yarn and shun imported cloth made by in the mills of Britain। अब उन्होंने महात्मा गांधी जी ने सब पीपल को इनकरेज किया था, मतलब उत्साह दिया था होमस्पन यानी यान और शन के क्लॉथ को पहनने के लिए, जो इंपोर्ट किए गए थे मिल्स ऑफ ब्रिटेन से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वाला पैराग्राफ समझ आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। स्पिनिंग ऑफ यार्न on a large scale is done with the help of spinning machines। अब ये जो यार्न को स्पिन करने के लिए जो बहुत सारे हम करते थे वो मशीन से किया गया था। After spinning, yarns are used for making fabrics। अब yarns के बनाने के बाद फैब्रिक्स को yarns से बनाया जाता था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको एक्टिविटी 4 पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.5 पे। इस एक्सरसाइज का नाम है यार्न टू फैब्रिक। अब हम इसे रीड करके समझते हैं दोस्तों। There are many ways by which fabrics are made from yarns। The two main processes are weaving and knitting। अब ये जो दो प्रोसेस होते हैं yarns को बनाने के लिए वो होते हैं वीविंग और knitting, और इसके बहुत सारे वेज होते हैं बनाने के लिए, इसीलिए वीविंग और knitting भी उनमें से दो कॉमन प्रोसेसेस हैं। अब हम आते हैं वीविंग पे। In the activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together। अब आपने एक्टिविटी 2 में देखा होगा, अगर आपने ढंग से नोटिस किया हो, कि जो फैब्रिक बनते हैं वो 2 सेट्स से बनते हैं। अब आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यार्न टू फैब्रिक और वीविंग का टॉपिक दोनों समझ आया होगा। तो हम आते हैं एक्टिविटी 5 पे। अब एक्टिविटी 5 में हमें करने के लिए कहा है कि टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कट अ स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। अब हमें 2 शीट लेने हैं पेपर के और उसमें वो दोनों एक एक अलग अलग कलर्स के होने चाहिए और हमें उन दोनों शीट्स को स्क्वायर पीसेस में कट करना है। एक पीस 30 सेंटीमीटर के लेंथ का होना चाहिए और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है। Now fold both the sheets into half. One sheet draw lines are shown in the figure 2.3.12a and on the other as shown in figure 3.12। अब जो लेंथ के जो हमें शीट्स को जैसे फोल्ड करना है वो ऐसे दिखाया गया है। ए ऐसा है
और B ऐसा है। उसके बाद cut both the sheets along the dotted lines and then fold, weaving the strips one by one through the cuts in the sheet of the paper as shown in figure 3.12c। अब हमें dotted lines में पेपर्स को पेपर स्ट्राइप्स में कन्वर्ट करके हमें बाइंड करना है और हम जब करेंगे तब वो ऐसा दिखाई देगा जैसा फिगर 3.12 में दिखाया गया है, सी पार्ट ऐसा। और फिगर 3.12 डी शोन एज पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। अब जब पैटर्न हमारे बन जाएंगे, स्ट्रिप्स हमारा चिपकाना हो जाएगा, तो वो दिखने में ऐसा लगेगा। उसके बाद हम अगले टॉपिक में आते हैं, जो अगले पैराग्राफ में आते हैं, जो है निटिंग का। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जो है हैंडलूम का। इन सिमिलर मैनर 2 sets of yarn are woven to make a fabric। अब सिमिलर मैनर में मतलब सिंपली अगर हम देखें तो 2 sets of yarn को woven मतलब सिलाई करके एक फैब्रिक बनता है। The yarns are much thinner than our paper strips। Of course, weaving of fabric is done with the looms। अब जो yarns होते हैं वो हमारे पेपर स्ट्राइप से बहुत पतले होते हैं। Of course, जो सिलाई करना होता है हमें, वो हैंडलूम से किया जाता है। ये एक पिक्चर है हैंडलूम का। लूम्स तो बहुत से तरह के होते हैं, पावर ऑपरेटेड लूम, हैंड ऑपरेटेड लूम, ये 2 टाइप के लूम होते हैं। इसमें हमें सिर्फ हैंडलूम की ही पिक्चर दिखाई गई है। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। अब जो हैंड ऑपरेटेड लूम्स होते हैं वो तो ऐसे होते हैं हाथों से वीविंग करना, लेकिन जो पावर ऑपरेटेड होते हैं वो मशीन से वीविंग करते हैं। इसीलिए हम पहले के जमाने में तो हैंडलूम से ही कर लेते थे, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई है, इसलिए अब सब पावर ऑपरेटेड लूम्स से करते हैं, मतलब मशीन लूम्स से करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ आया होगा और पूरा एक्टिविटी 5 भी समझ आया होगा। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है निटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर knitted? In knitting, a single yarn is used to piece of fabric। फिगर 3.14। अब हमें बता रहे हैं कि क्या आपको दोस्तों पता है कि जो yarns से जो स्वेटर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो knitting से बनते हैं, जैसा इसमें दिखाया गया है। ये knitting है, इसमें हमें 2 सुई टाइप के रॉड्स चाहिए होते हैं, लेकिन जो सुई होते हैं वो तो पतले होते हैं, लेकिन ये वाले रॉड्स थोड़े मोटे होते हैं और सुई के आगे नुकीला होता है, इनके आगे नुकीला नहीं होता। सुई के बीच में पीछे धागा घुसाने के लिए एक जगह बनी रहती है, इसमें वो जगह नहीं रहती। ऐसे 2 हाथों से 2 ऐसे रॉड लेकर हम वीविंग करते हैं। Have you ever pulled a yarn from a torn off paper of socks? What happens?
A single yarn gets pulled and out continuously as a fabric. It's get unraveled. अब आपने कॉटन के या फिर कोई स्वेटर वाले सॉक्स को देखा होगा, उसमें आपने एक भी यार्न खींच के देखा है? अगर आपने देखा है तो हमें कमेंट करके बताइए। और जब हम यार्न खींचते हैं कोई भी रस्सी को यार्न का, तो वो कॉन्टिन्यूसली निकलती ही जाती है और धीरे धीरे पूरा सॉक से एक थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रेड यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। Socks and many other clothing items are made of knitting fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. अब बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स होते हैं बनाने के लिए क्लोथ्स, वो निटिंग फैब्रिक्स होता है और निटिंग कभी कभार हाथों से बनता है, लेकिन कभी कभार वो मशीन से भी बनता है। आजकल तो मशीन से ही बनते हैं, हाथों से कुछ ही दुकानों या फिर लोग करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको निटिंग का टॉपिक समझ आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. अब weaving और knitting यूज करते हैं yarns को बनाने के लिए, मतलब फैब्रिक को बनाने के लिए, और वो कुछ फैब्रिक्स बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स होते हैं। अब हम आते हैं 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? आपने कभी सोचा है कि पहले के जमाने में इंसान क्या कौन से क्लॉथ्स यूज करते थे? It appears that those times of people used the bark of big leaves of trees or animals' skin and furs. It covered themselves. अब जो एंशियंट टाइम में जो इंसान होते थे, वो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो थ्रेड से कपड़ा बनाए और उसे पहने, इसीलिए वो बड़े बड़े पत्तों को लेकर अपना क्लोथ्स बनाते थे। जैसे कि बनाना का पत्ता, बनाना का लीफ तो बहुत बड़ा होता है, वो भी कभी कभार काम में आ जाता था। या फिर कोई पेड़ के बैनियन ट्री के पत्ते, बैनियन ट्री में सारे पत्ते तो छोटे छोटे होते थे, लेकिन कुछ कुछ पत्ते बड़े बड़े मिलते थे, और वो कभी कभार एनिमल्स के स्किन या फिर फर्स से भी अपना क्लॉथ बनाते थे। After people began to settle in agriculture communities, they have learned to weave twigs and grass into mats and baskets. अब जब पहले के इंसानों को अपनी लाइफ सेटल करने में एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को समझने में लगा था, वीविंग ट्विग्स या फिर ग्रास से मैट्स बनाना और बास्केट्स बनाना, इसीलिए वो वाइन्स एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर into a long strands. अब जो वाइन्स एनिमल्स फ्लीस या फिर हेयर से भी वो ट्विस्ट करके लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाते थे।
these were woven into fabrics. There are earlier Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near of the river Ganga. अब वो जो क्लॉथ बनाते थे, जब वो सेटल हुए अपनी लाइफ में, जो वो क्लॉथ बनाते थे वो एनिमल वाइन्स के फीलियर्स और बालों को ट्विस्ट करके बड़े बड़े स्ट्रैंड्स बनाते थे और उसको सिलाई करके वो फैब्रिक्स बनाते थे। और ये प्रोसेस गंगा रिवर के पास चलता था। Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. अब जो फ्लैक्स होते थे, फ्लैक्स वो प्लांट से भी जाने जाते थे और वो एक टाइप के नेचुरल फाइबर्स थे जो एंशियंट इजिप्ट के कॉटन या फिर फ्लैक्स में कल्टीवेटेड किए जाते थे। वो भी नाइल या फिर मेकिंग फाइबर्स के रिवर्स के सामने बनाए जाते थे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल 3.6 एक्सरसाइज समझ आया होगा और उसके आगे के ये 2 पैराग्राफ भी समझ आए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे दोस्तों। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन एज पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फाइबर्स अराउंड डिफरेंट प्लांट्स ऑफ देयर बॉडी। अब पुराने जमाने में स्टिचिंग सिंपली ड्रैप्ड नहीं किया जाता था, वो फाइबर्स को कुछ प्लांट्स के पार्ट से ड्रैपिंग करके वो फाइबर्स फैब्रिक्स बनाते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। अब जब स्टिचिंग करने की जो सुई आ गई तब सब लोगों ने स्टिचिंग करना चालू कर दिया और ये स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। अब क्लोथ्स को स्टिचिंग करना जो था वो तो एक बड़ा इन्वेंशन माना गया था तब, जो गड्ढे को खोद खोद कर निकाला गया था और वो कुछ प्लांट्स और जो कुछ प्लांट्स के पार्ट्स से सुई बना था। But it is not amazing that even today sari, dhoti, lungi और turban is used as unstitched piece of fabric. अब पहले के जमाने में जो स्टिचिंग की जाती थी वो तो साड़ी, उस स्टिचिंग से साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन बनाए जाते थे पहले के ज़माने में। लेकिन आज के ज़माने में जो साड़ी, लुंगी और टर्बन तो स्टिच करके ही बनाए जाते हैं, लेकिन इंसानों को लगता है कि वो बिना स्टिच किए हुए हैं, इसलिए वो पीस ऑफ फैब्रिक इतना स्टिचिंग उन्हें नहीं पता था, इसलिए वो अनस्टिच्ड लगता था। Just as there a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. अब जो लार्ज वैरायटी होते थे फूड को ईट करने के लिए हमारे कंट्री में, वो बहुत
लार्ज एक्सेस था, लेकिन अब तो पहले के जमाने में सिर्फ वो ही नहीं, फैब्रिक्स में भी क्लोथिंग आइटम्स आ गए थे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये दो पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ समझ आया होगा और ये वाला भी समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ा सकता है और मैं ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और दोस्तों जो मैं आपको मेन बात बताना चाह रहा हूँ, जिन्होंने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज आपसे ये विनती है कि आप देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तब उसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में जो इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो भी आप ढंग से समझिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स एंड कमेंट प्लीज। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा